नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी के बारे में अध्ययन करेंगे। आज की यह क्लास सभी कॉम्पिटिटिव विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत राजकोषीय नीति का विश्लेषण हम लोग मुख्य रूप से 3 वीडियो में करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग राजकोषीय नीति के उद्देश्य, उपकरण एवं परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा सेकेंड वीडियो में हम लोग राजकोषीय नीति के अंतर्गत आने वाले सैद्धांतिक दृष्टिकोण, जिसमें क्लासिकल का राजकोषीय नीति के संबंध में क्या विचार था, आधुनिक अर्थशास्त्रियों मुख्य रूप से कीन्स एवं लर्नर का राजकोषीय नीति के संबंध में क्या दृष्टिकोण था, और कीन्स के बाद के अर्थशास्त्रियों हैरड एवं डोमर का राजकोषीय नीति के संबंध में क्या विचार था। राजकोषीय नीति के सैद्धांतिक दृष्टिकोणों को हम लोग दूसरे वीडियो में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा तीसरे वीडियो में हम लोग विकासशील देशों के संदर्भ में राजकोषीय नीति का प्रारूप जानेंगे कि विकासशील देशों में राजकोषीय नीति किस प्रकार से सफल है और किस प्रकार से असफल है। अगर सफल है तो कौन से कारक जिम्मेदार हैं, और अगर असफल है तो उसके लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि राजकोषीय नीति की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो उसके पहले हम लोग जान लेते हैं तो मुख्य रूप से परंपरागत अर्थशास्त्री, जिसमें शामिल हैं एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो एवं जे.एस. मिल ने राजकोषीय नीति के संबंध में कोई ठोस सिद्धांत नहीं दिया। मतलब परंपरागत अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो, जे.एस. मिल ने राजकोषीय नीति के संबंध में कोई ठोस सिद्धांत नहीं दिया। इन अर्थशास्त्रियों का मानना था कि आर्थिक प्रणाली बाजार की शक्तियों द्वारा स्वतः संतुलन प्राप्त कर लेती है। बाजार की शक्तियों द्वारा, मांग एवं पूर्ति द्वारा स्वतः संतुलन प्राप्त कर लेती है और अर्थव्यवस्था बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के स्वतः चलती रहती है। मतलब क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने हस्तक्षेप की नीति की वकालत की, और क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का मानना था कि करारोपण कम से कम करना चाहिए, इसका उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। संतुलित बजट नीति अपनानी चाहिए, सरकार को ऋण का सहारा नहीं लेना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि परंपरागत अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो, जे.एस. मिल, इन सब का राजकोषीय नीति को लेकर जो दृष्टिकोण था वह तटस्थ था। अर्थात यह परंपरागत अर्थशास्त्री राजकोषीय नीति को लेकर तटस्थ राजकोषीय नीति के पक्षधर थे। अब क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की तटस्थ राजकोषीय नीति 1929 तक प्रचलन में बनी रही। 1929 की मंदी के बाद इनकी आलोचना की जाने लगी। 1929 में वैश्विक मंदी आई थी और इसी मंदी के बाद क्लासिकल तटस्थ राजकोषीय नीति की आलोचना की जाने लगी, क्योंकि क्या होने लगा, कीमतें गिर रही थी मंदी की वजह से, बेरोजगारी बढ़ रही थी, आर्थिक प्रत्याशाएं कम हो रही थी। तब लोगों को संदेह होने लगा कि क्लासिकल प्रणाली में बहुत सारी समस्याएं हैं, और धीरे धीरे क्लासिकल प्रणाली से लोगों का मोह भंग होने लगा। इसी समय कीन्स मंदी का मूल कारण मांग में कमी बताते हैं, और बताते हैं कि मांग ही एक ऐसा तत्व है जो अर्थव्यवस्था को संतुलन में बनाए रखती है, लेकिन यह संतुलन पूर्ण रोजगार के पहले प्राप्त होता है।
कीन्स पहले अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने बताया था कि मंदी से निपटने के लिए, मांग बढ़ाने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए, अर्थात सरकार के हस्तक्षेप से मांग को बढ़ाया जा सकता है। कीन्स ने मांग बढ़ाने के लिए क्षतिपूरक व्यय को बढ़ाने की वकालत की और क्षतिपूरक व्यय को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकाला जा सकता है। कीन्स कहते हैं कि सरकार किन किन क्षेत्रों में व्यय करे, तो इसके लिए कीन्स बताते हैं सार्वजनिक व्यय के लिए अगर सरकार को कुछ भी समझ में ना आए तो सरकार गड्ढा खुदवाए और बंद करे। इससे लोगों को काम मिलेगा और उन्हें मजदूरी मिलेगी, जिससे लोगों के हाथ में क्रय शक्ति आएगी, जिससे क्या होगा, मांग बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी और निजी निवेश बढ़ेगा। इसके अलावा सरकारी व्यय का सबसे अच्छा तरीका सेमीकल्चर एरियाज अर्थात बिजली परियोजना, बांध, पुल, सड़क, आवास आदि पर व्यय किया जा सकता है, जिससे क्या होगा, लोगों को काम मिलेगा और राष्ट्र की प्राप्तियों में वृद्धि होगी, जिससे अर्थव्यवस्था धीरे धीरे मंदी से बाहर आएगी। इस प्रकार से कीन्स की इस विचारधारा को अगर ध्यान में रखा जाए तो ऐसा आभास होता है कि राजकोषीय नीति का प्रादुर्भाव 1936 में कीन्स की पुस्तक जनरल थियरी के बाद से माना जाता है। तो समझ गए होंगे आप लोग कि कीन्स की पुस्तक के बाद मुख्य रूप से राजकोषीय नीति का प्रादुर्भाव माना जाता है। किस प्रकार से राजकोषीय नीति की उत्पत्ति हुई। अब राजकोषीय नीति की क्या परिभाषा है, इसको जान लेते हैं। राजकोषीय नीति का तात्पर्य सरकार की व्यय, कर, ऋण तथा ऋण के प्रबंधन से संबंधित उन नीतियों तथा क्रियाओं से है जिनका प्रयोग सरकार रोजगार, उत्पादन, राष्ट्रीय आय तथा मूल्य स्तर पर वांछित प्रभाव लाने तथा अवांछित प्रभावों को टालने के उद्देश्य से करती है। सरकार अपनी कर नीति तथा ऋण नीति के संबंध में यह निश्चित करती है कि नागरिकों के पास से किस सीमा तक तथा कितनी मात्रा में क्रय शक्ति वापस लेना है। व्यय नीति के द्वारा सरकार यह निश्चित करती है कि किस सीमा तक तथा किस आधारों पर अर्थव्यवस्था में विनियोग होगा। प्रोफेसर आर्थर स्मिथीज के अनुसार राजकोषीय नीति की परिभाषा क्या है। राजकोषीय नीति वह नीति है जिससे सरकार अपने व्यय तथा आगम के कार्यक्रम को राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा रोजगार पर इच्छित प्रभाव डालने तथा अवांछित प्रभावों को रोकने के लिए प्रयुक्त करती है। तो इस प्रकार से राजकोषीय नीति सरकार द्वारा आय, व्यय, ऋण तथा ऋण के प्रबंधन से संबंधित उन नीतियों तथा क्रियाओं से है जिसका प्रयोग सरकार इसमें रोजगार, उत्पादन, राष्ट्रीय आय तथा मूल्य स्तर पर वांछित प्रभावों को लाने तथा अवांछित प्रभावों को हटाने के उद्देश्य से करती है। इसके अलावा साधारण शब्दों में या सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि राजकोषीय नीति का संबंध सरकार से जनता और जनता से सरकार की ओर होने वाले धन प्रवाह से होता है। ये राजकोषीय नीति की परिभाषा और अर्थ हो गया। अब राजकोषीय नीति के उपकरण कौन कौन से हैं। राजकोषीय नीति के 4 उपकरण हैं। पहला उपकरण है करारोपण, सेकेंड सार्वजनिक व्यय, थर्ड सार्वजनिक ऋण और फोर्थ नई मुद्रा का निर्गमन है। करारोपण में क्या होता है। करारोपण में करारोपण या कर कह सकते हैं कि सरकार को दिया जाने वाला अनिवार्य भुगतान है जिसके बदले करदाता को कोई क्षतिपूर्ति या लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। सरकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के कर लेती है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। इसका हम लोग अध्ययन कर चुके हैं पहले से। तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आय कर, निगम कर, न्यूनतम वैकल्पिक कर, धन कर, उपहार कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कर को रखा गया है। और अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, मूल्यवर्धित कर,
रखा गया है। और वर्तमान में क्या है, अप्रत्यक्ष कर की जगह वस्तु एवं सेवा कर लागू है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू है, जो 1 जुलाई 2017 से प्रभावी है भारत में। इसके अलावा सार्वजनिक ऋण या सार्वजनिक व्यय के संबंध में क्या है, सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय को सार्वजनिक व्यय कहा जाता है। सार्वजनिक व्यय मुख्य रूप से राजस्व तथा पूंजीगत 2 प्रकार के व्यय किए जाते हैं सरकार द्वारा। और सार्वजनिक व्यय को योजना और गैर योजना व्यय में विभाजित किया जाता था, परंतु बजट 2017-18 से क्या हुआ, योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय को समाप्त कर दिया गया। और सार्वजनिक ऋण में क्या है, सार्वजनिक ऋण से तात्पर्य सरकार द्वारा अपने व्यय पूर्ति हेतु ली जाने वाली उधारी से है। यह उधारी मुख्य रूप से 2 प्रकार की हो सकती है। 2 प्रकार की कौन कौन सी, एक देश के अंदर से उधारी ली जा सकती है और एक देश के बाहर से उधारी ली जा सकती है। इसके अलावा नई मुद्रा का निर्गमन भी राजकोषीय नीति के उपकरण में रखा गया है। तो यह राजकोषीय नीति के 4 उपकरण हैं और यह उपकरण चारों पूछे जाते हैं। करारोपण है, सार्वजनिक व्यय है, सार्वजनिक ऋण है और नई मुद्रा का निर्गमन है। अब यह सार्वजनिक ऋण, ये मत समझ लेना कि यह मौद्रिक नीति का उपकरण है, यह सार्वजनिक ऋण जो है राजकोषीय नीति का उपकरण है। अब राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या हैं, विकासशील देशों के लिए और विकसित देशों के लिए अलग अलग राजकोषीय नीति के उद्देश्य अध्ययन कर लेते हैं। विकासशील देशों में राजकोषीय नीति का क्या उद्देश्य है, तो पहला उद्देश्य पूंजी निर्माण में वृद्धि करना। राजकोषीय नीति की मदद से लोगों की बचत को बढ़ाकर एवं खर्च को कम करके सरकार उत्पादन या उत्पादक निवेश प्रोत्साहित करती है, जिससे क्या होता है, पूंजी निर्माण में मदद मिलती है और पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है। यह राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों के संदर्भ में है। आय में वृद्धि कैसे की जाती है, या आय में वृद्धि और राजकोषीय नीति का संबंध क्या है, तो सरकार द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में कटौती करके विकासशील देशों में उपभोक्ता बचत को बढ़ा सकते हैं, जिससे आय में वृद्धि होगी। मतलब कर में कटौती करके आय को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा रोजगार के अवसर में वृद्धि करना, तो राजकोषीय नीति रोजगार प्राप्त करने में मदद करती है। कर छूट, प्रोत्साहन पैकेज आदि के माध्यम से उद्योगों में निवेश बढ़ता है और निवेश बढ़ने से रोजगार में वृद्धि होती था, अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर निकलती है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से रोजगार और राजकोषीय नीति का संबंध है। संसाधनों के कुशल आवंटन को सुनिश्चित करना भी राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा मूल्य स्थिरता तथा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य है। राजकोषीय नीति के माध्यम से कैसे मूल्य स्थिरता तथा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखा जा सकता है, तो इसके लिए हम लोग समझ लेते हैं। जैसे सरकार है, तो सरकार क्या करती है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर लगाती है। तो राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार अप्रत्यक्ष करों, मुख्य रूप से जीएसटी, आयात शुल्क, पेट्रोलियम उत्पाद पर कर आदि पर जो कर लगाए जा रहे हैं, उनकी कर की दरों में उचित कमी करे, जिससे क्या होगा, जब कर की दर कम होगी तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाया जाएगा, जिससे क्या होगा, मूल्य स्थिरता प्राप्त की जा सकेगी। तो कर में उचित कटौती करके सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर सकती है और मूल्य स्थिरता प्राप्त कर सकती है। अगला जो राजकोषीय नीति का उद्देश्य है विकासशील देशों के लिए, वह है आय तथा धन के वितरण की असमानता को कम करना। तो कर के माध्यम से आय तथा धन के वितरण की असमानता को भी कम किया जा सकता है सरकार द्वारा, जिसमें प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर दोनों को शामिल कर लिया जाता है। अगला उद्देश्य भुगतान शेष की स्थिरता को बनाए रखना, और इसके अलावा एक उद्देश्य है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तो राजकोषीय नीति कुछ विशिष्ट आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था की
विकास दर को स्थिर रखने में मदद करती है। अब विकसित देशों के संदर्भ में क्या है राजकोषीय नीति के उद्देश्य, तो विकसित देशों के संदर्भ में राजकोषीय नीति का पहला उद्देश्य जो है वह है विनियोग के स्तर को ऊंचा करना। राजकोषीय नीति के माध्यम से विनियोग के स्तर को ऊंचा किया जा सकता है, जिसमें कर प्रोत्साहन, राशि, कर छूट एवं अन्य मददों की सहायता से विनियोग के स्तर को ऊंचा किया जा सकता है। पूर्ण रोजगार की प्राप्ति की जा सकती है। विनियोग जब बढ़ेगा तो उससे अर्थव्यवस्था में क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी, और उत्पादन एवं मांग बढ़ने से क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और क्रय शक्ति बढ़ेगी। क्रय शक्ति बढ़ेगी। अगला जो उद्देश्य है आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति, तो आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति से कैसे की जा सकती है, तो आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति के लिए क्या होता है कि सरकार करों में कटौती करे, जिससे क्या हो, मुद्रास्फीति नियंत्रित की जाए और मूल्य स्थिरता के साथ साथ आर्थिक स्थिरता की स्थिति प्राप्त की जा सके। इसके अलावा धन के वितरण की असमानता को राजकोषीय नीति के माध्यम से दूर किया जा सकता है। धन के वितरण की असमानता को दूर किया जा सकता है। इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने राजकोषीय नीति की परिभाषा, राजकोषीय नीति के उपकरण, 4 उपकरण हैं, और राजकोषीय नीति के उद्देश्य विकसित एवं विकासशील देशों के संदर्भ में अध्ययन किया। अब अगली क्लास में, वह भी क्लास अगली जो रहेगी राजकोषीय नीति पर ही रहेगी। अगली क्लास में राजकोषीय नीति के संदर्भ में हम लोग मुख्य रूप से जो राजकोषीय नीति से संबंधित सिद्धांत हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इन सिद्धांतों में क्लासिकल अर्थशास्त्रियों का राजकोषीय नीति के संदर्भ में क्या विचार है, या कह सकते हैं आधुनिक अर्थशास्त्रियों, जिसमें कीन्स का क्षतिपूरक राजकोषीय नीति और ए.पी. लर्नर का क्रियात्मक राजकोषीय नीति क्या है, या आधुनिक अर्थशास्त्रियों का राजकोषीय नीति के संबंध में क्या विचार है। और इसके अलावा कीन्स के बाद के अर्थशास्त्री जैसे हैरड और डोमर ने राजकोषीय नीति के संबंध में अपने विचार दिए, तो इनका राजकोषीय नीति के संबंध में क्या विचार है। तो कह सकते हैं कि राजकोषीय नीति का सैद्धांतिक दृष्टिकोण अगला वीडियो रहेगा।